हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 जिसमें सशस्त्र बल बनाम मूल अधिकार के बारे में वर्णित है के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसका रियल इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति एवं अधिकार के बारे में वर्णित है, जिसमें संसद को यह शक्ति है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों एवं पुलिस बलों के मूल अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों, संसद के द्वारा लगाया जाने वाला यह युक्तिसंगत प्रतिबंध ही लोकतांत्रिक न्याय को फलीभूत करता है, अर्थात इसमें एक लोकतांत्रिक न्याय समाहित है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा लगाया जाने वाला यह युक्तिसंगत प्रतिबंध भी जस्टिफाइबल होगा, न्यायोचित होगा और न्याय की स्थापना करेगा। इसमें जहाँ सेना के हम कह सकते सेना के नागरिकों के अधिकार, सेना में निहित सैनिकों के अधिकार प्लस लोकतंत्र में निहित नागरिकों के अधिकारों के मध्य एक लोकतांत्रिक संबंध स्थापित करता है। एक ऐसा संबंध जो दोनों के अधिकारों का न सिर्फ रक्षण करता है बल्कि उसमें संतुलित संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। जहां यह सैन्य शासन व्यवस्था को दिए गए अधिकारों के उपभोग की आज़ादी देता है, वहीं उसके दुरुपयोग को रोकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सैन्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने सेना को जो आज़ादी दी हुई है, जो शक्ति दी गई है, इस आज़ादी एवं शक्ति का दुरुपयोग ना होने पाए, इसका मिसयूज ना होने पाए और इसके उपभोग, इस आज़ादी एवं शक्ति का उपभोग किस तरीके से हम नागरिकों के हितार्थ कर पाएँ, नागरिकों के लोकतांत्रिक हितार्थ कर पाएँ, इसलिए हमने इसमें युक्तिसंगत प्रतिबंध नामक शब्द जोड़ा है। जिसके अंतर्गत हमने देखा दोस्तों कि किस तरीके से सेना के अंतर्गत शासन व्यवस्था संचालित हो, किस तरीके से सेना और नागरिकों के मध्य संतुलन हो और एक डेमोक्रेटिकली बैलेंस हम बना के रखें, इसका प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न अधिनियम पारित किए। इन अधिनियमों का भी एकमात्र उद्देश्य यही था कि जहाँ हम सेना को मजबूत कर रहे हैं, उसको ताकत प्रदान कर रहे हैं, वहीं उसकी मजबूती और इस ताकत को दुरुपयोग होने से रोकने के लिए भी हम अधिनियम बना रहे हैं। यह अधिनियम ही यह तय करते हैं कि किस तरीके से उस शक्ति का प्रयोग सेना अपने हितार्थ करने के साथ साथ नागरिकों के हितार्थ भी करेगी। अनुच्छेद 33 के तहत संसद को अधिनियम निर्माण करने की शक्ति है, न कि राज्य विधानमंडल को, क्योंकि अनुच्छेद 33 भी कहीं ना कहीं मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। जब प्रश्न मूल अधिकारों के संबंध में आता है तो वहाँ पे कानून बनाने की शक्ति संसद की होती है, न कि राज्य विधानमंडलों, क्योंकि राज्य विधानमंडल राज्य के नागरिकों के हितार्थ कानून बनाते हैं, लेकिन संसद नागरिकों के मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में कानून बनाती है। और यहाँ पे दोस्तों एक बात गौर करने लायक ये है कि जब संसद कोई ऐसा कानून बना रही है जिसमें हम संसदीय अधिनियम के तहत कोई सैन्य अधिनियम नामक कानून बनाते हैं, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम उस कानून के माध्यम से सेना को ताकत देने की कोशिश करते हैं, उसको ऊर्जा और पावर देने की कोशिश करते हैं। इस कानून को लेके या इस कानून के विरुद्ध नागरिक न्यायिक तौर पर नागरिक मूल अधिकारों के हनन को लेकर उपचार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने यह अपेक्षा की है कि जब संसद द्वारा कोई कानून सेना के सशक्तिकरण के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए बनाया जाता है, तो यह कानून न सिर्फ राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता से जुड़ा है, बल्कि इस कानून के माध्यम से ही सेना को हम ताकत दे रहे हैं कि वो राष्ट्र के हितार्थ, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए, उसकी एकता की रक्षा के लिए एवं राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किस तरीके से सेना कदम उठा सकती है। ऐसे संदर्भ में कोई नागरिक यह कह के न्यायिक उपचार प्राप्त नहीं कर सकता कि इस कानून की वजह से मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का है और राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संप्रभुता नामक कवच को मजबूत करने के लिए ही हम सेना को कोई अधिनियम के माध्यम से हम पावर देने की कोशिश करते हैं, उसको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संसद द्वारा बनाया गया सेना का कोई अधिनियम, कोई कानून राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ है, और जब प्रश्न राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे वो मूल अधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे कोशिश यह भी रहती है कि जब हम संसदीय अधिनियम के द्वारा कोई कानून बनाए तो उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का न्यूनतम हनन हो, इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कानून भी नागरिकों के हितार्थ ही बनाया जा रहा है। क्योंकि जब राष्ट्र सुरक्षित होगा, राष्ट्रीय एकता सुरक्षित होगी, उसकी अखंडता एवं संप्रभुता सुरक्षित होगी, तो नागरिक स्वतः सुरक्षित होगा, क्योंकि नागरिक को एक संतुलित और लोकतांत्रिक हम कह सकते हैं कि उसको इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें वो अपने अधिकारों का बेहतरीन तरीके से उपभोग कर पाएगा। इस उपभोग की दशा को बनाए रखने के लिए ही हमने सेना के अधिनियम बनाते हैं जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, और जिसमें संसद के द्वारा सेना को एक बेहतरीन सुरक्षा कवच दिया जाता है। इसी के तहत देखा दोस्तों हमने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950,
और वायुसेना अधिनियम 1950, ये सारे अधिनियम हमने सेना के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर उनके मजबूती के लिए उठाए, ताकि इन सेनाओं के माध्यम से हम राष्ट्र को मजबूती दे सकें। पुलिस अधिनियम आदि बनाए, और ये सारे अधिनियम नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी प्रेस करने की स्वतंत्रता, हम कह सकते हैं कि उसके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बैठकों एवं प्रदर्शन करने के अधिकार पर रोक लगाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो ये अधिनियम बनाए गए हैं, ये अधिनियम इस बात का निरीक्षण करेंगे कि अगर कोई नागरिक विशेष, कोई व्यक्ति विशेष किसी समय विशेष पर, किसी क्षेत्र विशेष पर इस तरीके से समाहित बैठकें आयोजित करता है, इस तरीके से अपने विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता का उपभोग करता है कि जो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती हो रही है, तो इन अधिनियम के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा। अर्थात नागरिक के वो मूल अधिकार भी बाधित किए जाएंगे जो मूल अधिकार दुरुपयोग होने की स्थिति में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को चुनौती बन रहे हैं। तो इसीलिए हमने सैन्य बल अधिनियम स्थापित किए, जिसका उद्देश्य ही नागरिक का हित करना था। क्योंकि जब राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता सुरक्षित होगी तो नागरिक का हित स्वतः सुरक्षित होगा। क्योंकि हम नागरिक को एक सूक्ष्म कॉन्टेक्स्ट में, हम कह सकते हैं कि माइक्रो कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते हैं, उसको एक बृहद परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। क्योंकि नागरिक देश का अटूट हिस्सा होता है, और नागरिक के हित राष्ट्र के हित से जुड़े होते हैं, और राष्ट्र के हित नागरिक के हित से जुड़े होते हैं। इसलिए हम पहले नागरिक के हितों से ऊपर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि जब राष्ट्र के हित सुरक्षित होंगे, राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षित होगी, राष्ट्र का स्वरूप संरक्षित होगा, तभी नागरिक का अधिकार, उसके मूल अधिकार, उसकी एकता अखंडता, उसका स्वरूप संरक्षित हो पाएगा। दोस्तों, जब हम सैन्य बलों के अंतर्गत की बात करते हैं, सैन्य बल संगठनों के अंतर्गत प्रत्येक वह कर्मचारी आ जाता है जो सेना के बल से जुड़ा हुआ है और सेना के अधिनियम के द्वारा संचालित हो रहा है, सेना के नियम कानूनों एवं कार्यशैली के तहत आ जाता है। चाहे वो छोटे स्तर का कर्मचारी हो, चाहे वो बड़े स्तर का अधिकारी हो, इसमें समस्त सेना के कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि सैन्य बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति, उनकी प्रेस करने की स्वतंत्रता, उनके भाषण देने की स्वतंत्रता, इस पर बाधा की बात की हमने, इस पर उपचार की बात की। क्योंकि जब कोई सैन्य बल, कोई सेना का कर्मचारी कुछ इस तरीके से अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है, कुछ इस तरीके से प्रेस की आज़ादी का उपभोग करता है, कुछ इस तरीके से अपने विचारों को या सभा को आयोजित करता है, जो न सिर्फ सेना के लिए चुनौती बनता है, बल्कि सेना के साथ साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए चुनौती बनता है। क्योंकि यहाँ पे हम नागरिक, सेना में निहित व्यक्ति नागरिक होने के साथ साथ सेना का एक अटूट हिस्सा है, और सेना का अटूट हिस्सा होने के साथ साथ वो भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसके माध्यम से भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता संचालित हो रही है, और इस संचालन को बाधित ना हो, इसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए सेना से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी प्रेस करने की आज़ादी, उसकी सभा करने की आज़ादी, उसके विचारों की अभिव्यक्ति, ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाएंगी सैन्य बल अधिनियम के तहत। उसमें यह देखा जाएगा कि इसके द्वारा प्रदर्शन, इसके द्वारा किया गया, हम कह सकते हैं एजिटेशन, प्रदर्शन, या उसके विचारों की अभिव्यक्ति, या उसके द्वारा की गई सभा कहीं राष्ट्र को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्षति तो नहीं पहुंचा रही। अगर क्षति पहुंचा रही है तो इस क्षति के स्वरूप को देखते हुए उनके इन अधिकारों को बाधित किया जाएगा इन सैन्य बल अधिनियम के माध्यम से। दोस्तों, इसको निष्कर्षतः अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने यह देखा कि सैन्य बलों के अंतर्गत भी सेना में निहित समस्त सैनिकों के, उनके कर्मचारियों के, उनके अधिकारियों के अंतर्गत न सिर्फ हमने आंतरिक अनुशासन स्थापित करने की कोशिश की, बल्कि उनके इस आंतरिक अनुशासन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं संप्रभुता को संरक्षित करने की कोशिश की। क्योंकि जब सैनिक संगठित होगा, सैनिक अनुशासित होगा, सैनिक रेगुलेट होगा, तभी हम सैनिक के माध्यम से होने वाली राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, हमने कुछ इस तरीके से हमने यह देखा कि सैनिक जो है वो सेना का एक हिस्सा होता है। सेना का हिस्सा होने के साथ साथ सेना के साथ उसके कुछ दायित्व जुड़े होते हैं, कुछ कर्तव्य बोध जुड़े होते हैं, कुछ अधिकार बोध जुड़े होते हैं, कुछ राष्ट्रीय दायित्व जुड़े होते हैं। इन कर्तव्यों को, इन अधिकार बोध को, इन राष्ट्रीय दायित्वों को संरक्षित, सुरक्षित और फलीभूत करने के लिए हमने यह कोशिश की कि सेना में निहित नागरिक अपने मूल अधिकारों का कुछ इस तरीके से दुरुपयोग ना करे कि वो राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षा को चुनौती बने, बल्कि उसकी उपभोग की सीमा को भी हमने सैन्य बल अधिनियम के तहत नियंत्रित किया, उसको संतुलित किया। क्योंकि जब राष्ट्र की एकता अखंडता एवं संप्रभुता सुरक्षित होगी, तभी नागरिक सुरक्षित होगा, तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा, तभी सैनिक सुरक्षित होगा। तो इसलिए हमने अपनी प्राथमिकताओं में अनुच्छेद 34 के अंतर्गत यह देखा कि
अनुच्छेद 33 के अंतर्गत हमने अपनी प्राथमिकताओं में यह देखा कि हम राष्ट्र को कहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्र की आवश्यकताएं क्या हैं? उसकी संप्रभुता है, उसकी एकता है, उसकी अखंडता है और राष्ट्र के प्रति राष्ट्र की निष्ठा है। ये आवश्यकताएं नागरिक के द्वारा पूर्ति होती है, नागरिक के द्वारा आपूर्ति इनकी की जाती है। सैनिक जब राष्ट्र का हिस्सा होता है तो उसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। यह आपूर्ति बाधित ना हो, इसको बनाए रखने के लिए हमने सेना में निहित उसके नागरिकों को, सेना में निहित उसके सैनिकों को कुछ इस तरीके से संतुलित करने की कोशिश की कि वह अपने मूल अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। अगर हम समग्रतः इसके सार स्वरूप को समझने की कोशिश करें तो हम निष्कर्ष यह निकल के आता है कि हमने देखा कि सेवारत सैनिक के मूल अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, उसका संतुलित प्रयोग हो, प्लस सेना में रहते हुए सैनिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके राष्ट्र को क्षति ना पहुंचाए, इसको भी संतुलित करने की हमने कोशिश की। तो इस तरीके से हमने दोहरे संतुलन को यहाँ पे अपनाया, जहाँ सेना में निहित सैनिक के मूल अधिकारों को संतुलित किया जाए, उसका दुरुपयोग ना हो, प्लस नागरिक सेना के सैनिक को दिए गए मूल अधिकार राष्ट्र के खिलाफ ना चले जाएं, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के खिलाफ ना जाए, इसको हमने संतुलित करने के लिए सैन्य अधिनियम स्थापित किए। इन सैन्य अधिनियमों के माध्यम से हम विभिन्न तरीके से सेना को संचालित करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं और उसकी कंडीशनें स्थापित करते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा स्टेप लिया जाना चाहिए और कौन सा स्टेप लेना वैध होगा और कौन सा स्टेप लेना वैध नहीं होगा। दोस्तों, इसको हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने अपने घर की सुरक्षा का दायित्व कुछ व्यक्तियों को सौंपा हुआ है। घर की सुरक्षा का दायित्व है, आपकी संरक्षण का दायित्व है। हमने कुछ विशेष व्यक्तियों को अधिकार दिया है, उनको दायित्व सौंपा हुआ है कि वो हमारी घर की सुरक्षा करें, हमें संरक्षित करें। लेकिन आपका घर एवं आप स्वयं तब तक सुरक्षित हैं जब तक आपने अपने सुरक्षा कर्मियों को जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का दुरुपयोग न हो। कहने का तात्पर्य है कि आपने अपनी सुरक्षा का दायित्व, आपने संरक्षण का दायित्व जिन व्यक्तियों को सौंपा हुआ है उनको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं कि इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमें सुरक्षित रखेंगे, हमें संरक्षित करेंगे। लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि जो अधिकार हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को दिए हुए हैं, कहीं उन अधिकारों के का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। अगर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो हमारी सुरक्षा, हमारी संरक्षण का दायरा जो है, हमारी सुरक्षा एवं संरक्षण खतरे में है। इसीलिए हमने देखा कि हमारी सुरक्षा में जो व्यक्ति तैनात है, जो उसको अधिकार दिए गए हैं, जो उसको दायित्व दिए गए हैं, जो उसको कर्तव्य बोध दिए गए हैं, अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य बोध का संतुलित प्रयोग हमारे सेवार्थ कैसे किया जाए, यह हमें समय समय पर निरीक्षण करना पड़ता है। इसी निरीक्षण की भूमिका में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने अधिक सुरक्षा का अधिकार दिया है उसको कुछ दायित्व बोध भी दिए हैं, उसको कुछ कर्तव्य बोध भी दिए हैं और उसको कुछ शक्तियाँ भी दी गई हैं कि वो हमारे अधिकार के लिए उन शक्तियों के माध्यम से हमें सुरक्षित करेगा। इन शक्तियों का दुरुपयोग, मिसयूज या गलत संदर्भ में प्रयोग तो नहीं हो रहा है, इसका संरक्षण करना हमारा ही दायित्व बनता है। क्योंकि अगर हम अपने दायित्व से ही मुंह मोड़ लेंगे तो हमने जिसको सुरक्षा का दायित्व दिया हुआ है वह व्यक्ति न सिर्फ हमारे खिलाफ जाके कदम उठाएगा बल्कि हमारी सुरक्षा पे सेंध भी लगा सकता है। इस सेंध को रोकने के लिए हमें समय समय पर निरीक्षण करना होता है। इन द सेम वे राष्ट्र की सुरक्षा, एकता एवं अखंडता का दायित्व हमने जिन सैनिकों को सौंपा हुआ है उन सैनिकों को वो संरक्षण का दायित्व, उस संरक्षण के दायित्व का निरीक्षण कैसे किया जाए, इसका समय समय पर रेगुलेट कैसे किया जाए, इसका समय समय पर अपग्रेडेशन कैसे किया जाए, इसको जांचने के लिए हमने सेना में सैन्य अधिनियम स्थापित किए। इन सैन्य अधिनियमों के माध्यम से ही जहां हम सैनिक के अधिकारों को उपभोग करने की ताकत देते हैं, वहीं उस उपभोग के प्रोसेस को संतुलित करते हैं और साथ ही साथ हम राष्ट्र के एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को संरक्षित करते हैं। यही एकमात्र उद्देश्य अनुच्छेद 33 में निहित आर्टिकल का है, जो सशस्त्र बल एवं मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा दायित्व राष्ट्र को सुरक्षा देना है, राष्ट्र की एकता, अखंडता को संरक्षित करना है। इसीलिए हमने विभिन्न व्यवस्थाएं स्थापित की, चाहे वो आर्टिकल 32 में हो, 33 में हो, 34 में हो। इनका उद्देश्य राष्ट्र को समर्पित है, न कि व्यक्ति को। क्योंकि व्यक्ति को समर्पित होने के साथ साथ ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। नागरिक जो होता है वो राष्ट्र का अटूट हिस्सा होता है और नागरिक के हितार्थ जो भी कानून बनाए जाते हैं वो स्वयं में राष्ट्र के हितार्थ ही होते हैं। अनुच्छेद 33 को भारतीय संविधान व्यवस्था में निर्मित करने का एकमात्र उद्देश्य यह है ताकि सैन्य बलों में निहित शक्ति, ऊर्जा, अधिकार और उनके
अधिकार क्षेत्रों के मध्य किस तरीके से संतुलन स्थापित हो, किस तरीके से वो अपने को दी गई अधिकार क्षेत्र का उपभोग करेंगे और किस तरीके से इस उपभोग में भी संतुलन स्थापित हो और इस संतुलन के माध्यम से हम राष्ट्र को सुरक्षित रख सकें। यही इसका एक महत्व उद्देश्य था। दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आर्टिकल 33 को समझने में हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।